ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ, ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ फंड्स नहीं ਤਾਂ कंसल्टेंट कॉलेज ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ सीओ भी मंगवा सकता है, परमिशन मंगवा सकता है, वीज़ा ले सकता है। देखिए, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या है कि आज की डेट में आपकी बात को भी मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या रहेगा कि आपको फंड्स दिखाने ही दिखाने हैं। आप ये कह सकते हो कि 99.99% तो दिखाने ही देने। कोई एक आध ऐसा कॉलेज जो मतलब जिसको बच्चे चाहिए वो ना देखना चाहता हो तो एक अलग बात है। अदरवाइज हर एक बच्चे को फंड्स दिखाने होंगे। पहले क्या होता था कि एम्बेसी के एंड तक जाते थे, अब वो एम्बेसी के एंड पे जाने के चांसेस कम है। वो एम्बेसी मांग सकती है लेकिन कॉलेज तो जरूर देखेगा, यूनिवर्सिटी जरूर देखेगी। अभी एक चेकलिस्ट के हिसाब से जो मतलब डॉक्यूमेंट टूल है इमिग्रेशन की साइट्स पे border.gov.au पे, तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल है, उसमें जब कॉलेज को डालोगे तब पता लगता है कि भाई किस कॉलेज में फंड्स रिक्वायर्ड है, किस में नहीं है। अब कई एक दो यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं जो जिसमें फंड रिक्वायर्ड है इवन के, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये पूरा सेग्रीगेट किया हुआ है कि किस किस में फंड रिक्वायरमेंट है, किस किस में नहीं है। हम क्योंकि पहले असेसमेंट लेवल 3 में थे, 3 से अब 2 में आ गए। 2 में आने का मतलब ये है, अगर हम किसी ऐसे कॉलेज में जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 असेसमेंट लेवल और असेसमेंट लेवल 2 में आते हैं, उसमें अगर हम बच्चों को भेजते हैं तो कॉलेज अपने एंड तक वो फंड जरूर देखेगा, एम्बेसी तक नहीं जाएंगे। बट इट डज नॉट मीन कि वो कल एम्बेसी पूछ भी सकती है। जी। तो मैं स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप फाइल लगा रहे हैं तो अपने फंड जरूर प्रिपेयर रखें, ताकि कल अगर एम्बेसी पूछ लेती है तो आपके पास रेडी है, आप दिखा सको। ਜੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਵਾइव कर सकेगा बच्चा? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जिस बच्चे के पास अगर अपने मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देने के लिए नहीं भी है तो वो बच्चे को जाने का क्या राइट है। तो ये एम्बेसी भी हमेशा इस चीज़ को देखती है, तो क्योंकि जीटी में सारी चीज़ें आती हैं और ऐसे ही बच्चे वहाँ जाके फिर काम पे लगे रहते हैं। वो मतलब अपनी फीस निकालने के चक्कर में रहते हैं घर से, क्योंकि उनको हेल्प नहीं मिलती। अगेन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो कोशिश तो कम से कम ये करके चलें कि आपके पास साल की फीस कम से कम तो हो, 6 महीने की आपने पे कर दी, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपको जरूरत पड़ेगी फीस की तो कम से कम आपके पास हो। सेकेंडली, फंड्स आज की डेट में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के एंड पे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास फंड ना हो, मैं मान सकता हूँ आपकी बात, लेकिन मे भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच के भी जा सकते हैं। मे भी आप प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हैं, ठीक है, या इधर उधर से किसी रिश्तेदार से अपना आप पैसे लेके भी अपना क्या नाम वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो बच्चा विलिंग पावर रखता है तो वो पहुँचता भी है, और कहीं ना कहीं एम्बेसी भी ये चीज़ें देखती है कि अगर भाई उनके स्पॉन्सर जो हैं वो अगर उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो रिसोर्सेज बहुत बनते हैं फंड्स के। आप बच्चा एजुकेशन लोन भी ले सकता है, एफडी भी हो सकती है, सेविंग भी हो सकती है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, करंट फंड भी चल जाएंगे, बट सोर्स के साथ होने चाहिए। तो विल पावर हर किसी के अगर किसी के पास है तो वो जा सकता है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ईजी जरूर हुआ है जी। सो बदलाव किया गया असेसमेंट लैवल 3 तो 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ इंडिया। जीटी क्राइटेरिया ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ? नहीं, जीटी सेम है। जीटी का मतलब जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, और वीज़ा ऑफिसर ये जीटी पहले तो कॉलेज ही चेक करेगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और एंड में आके कॉलेज एम्बेसी भी चेक करती है। तो अगर कॉलेज कहीं गड़बड़ करता है, नॉन जीटी स्टूडेंट को लेता है, तो एम्बेसी तो फाइनल अथॉरिटी है, वो वीज़ा रिजेक्ट भी कर देती है। तो जीटी के अंदर आपके एकेडमिक सबसे पहले मैटर करते हैं, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें परसेंटेज हमेशा मैटर करती है। ऐसा ना हो कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और इंग्लिश, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में एक एवरेज हो
लाइक 40 45 बिलो 50 या 50, और देखा जाए तो आपने फिजिकल एजुकेशन लेके 90% मार्क्स जी उसमें लेके आपने 70 65% मार्क्स बना लिए हैं, तो एम्बेसी ये चीज़ें जरूर चेक करती है। तो उनको चाहिए कि जो स्टूडेंट जेन्युइन हो, और जेन्युइन में सबसे पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो वैल्यू रखेंगे। सेकेंडली आपका गैप नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव द गैप देन उसमें आपको रिलीवेंसी दिखानी होगी, आपने एक्टिविटी क्या की है वो आपको सब बताना पड़ेगा। जी तो गैप 3 4 चक्कर में होते हैं बच्चे। एक तो गैप अभी बच्चे ने जॉब की है तो जॉब से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। मे भी बच्चे का मेडिकली कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो एक रीज़न है, तो मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। कोई पढ़ाई की हो या स्टूडेंट ने जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो ठीक है जी, उसके पूरे इनरोलमेंट फॉर्म और वो सारी चीज़ें जो पेपर दिए उसके प्रूफ, जहाँ ट्रेनिंग दी उसके प्रूफ अगर देता है, तो इस टाइप के जो गैप होते हैं और प्रूफ अगर दी जाती है तो कॉलेज भी समझता है और एम्बेसी भी समझती है। नेक्स्ट आती है आपकी आइल्स। आइल्स में स्कोर चंगा होना चाहिए। पेरेंट्स की इनकम, एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयरफेयर, मतलब एज पर द एम्बेसी 20 से 25 लाख रुपए एक बच्चे का सालाना खर्चा है। जी तो उस हिसाब से वो देखते हैं कि इनकी फैमिली की कैपेसिटी है भी या नहीं है। तो वो फैमिली की कैपेसिटी पता लगती है आपकी एनुअल इनकम से। एनुअल इनकम फादर क्या करते हैं, फादर का ऑक्यूपेशन के हिसाब से आईटीआर कितने की है, मम्मी का ऑक्यूपेशन क्या है उसके हिसाब से उनकी इनकम टैक्स रिटर्न कितने की है, भाई बहन क्या करते हैं, दादा दादी क्या करते हैं। तो वो अगर एनुअल इनकम उनकी निकलती है तभी एम्बेसी समझती है कि इसकी एनुअल इनकम अच्छी है तो ये बच्चा बाहर पढ़ सकता है। जी मतलब बच्चा अगर फंड शो नहीं करने पहले तो अपन इनकम दसनी पड़ेगी। जी जी जी, यहाँ पे इनकम तो मतलब जब एम्बेसी ये चीज देखती है ना कि कौन कौन इनकी फैमिली में है, उनके क्या ऑक्यूपेशन है, और ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी एनुअल इनकम क्या है। और एनुअल इनकम पता करने का दो ही चीजें हैं, चाहे तो आईटीआर भरेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो वो एनुअल इनकम सालाना ठीक ठाक होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके रिसर्च एसओपी जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो अच्छी होनी चाहिए, और जिसमें आप वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, कंटेंट आउटकम ऑफ दिस कोर्स, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो, इंडिया में तो सेम कोर्स अवेलेबल है तो इंडिया से क्यों नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। और एक आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जीटी में आती है। अगर ये चीज़ें आपकी एक्यूरेट हैं तो नो वरी, आपका वीज़ा आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एम्बेसी, अगर आप एम्बेसी ये चीज़ जरूर देखना चाहती है कि भाई सपोज करो कि जिसमें फंड्स रिक्वायर्ड भी हैं, मैं उसकी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसी भी जिसमें फंड रिक्वायर्ड भी हैं, तो अगर बच्चा उसमें भी जाता है तो फंड्स मान लो सपोज करो आपके कोई क्लोज रिलेटिव दिखा रहा है, ठीक है, तो एम्बेसी देखी पहले तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप, सेकंडली पेरेंट्स की इनकम रेशियो जरूर होनी चाहिए, एनुअल इनकम जरूर होनी चाहिए। चाहे पेरेंट्स के पास अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन उनकी एनुअल इनकम जरूर होनी चाहिए। एम्बेसी यही देखना चाहती है कहीं ये जुगाड़ तो नहीं है, कोई क्लोज रिलेटिव शो कर रहा है और इसकी फैमिली की एनुअल इनकम कुछ है नहीं। तो एनुअल इनकम मतलब अगेन आईटीआर सॉलिड होनी चाहिए, अगर एग्रीकल्चर तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट सॉलिड होना चाहिए, उससे पता लगता है कि एक्चुअल में इसकी इनकम सालाना क्या है या क्या नहीं है, ये कैपेबल है फैमिली या नहीं है बच्चे को बाहर पढ़ाने की। जी आइल्स ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਾ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 4 4.5 ਬੈਂਡ 5 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ कर सकता है? नहीं कुलदीप जी, इसको हम अगर ज़्यादा प्रमोट ना करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेज है। फिर भी स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन सा बच्चा विदाउट फंड और विदाउट आइल्स जा सकता है। देखिए अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम असेसमेंट लेवल 2 में हैं, कैटेगरी 2 में हम हैं, कैटेगरी 2 में अगर हम किसी ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजते हैं जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 में है, तो इन दो जगह पे एज पर द एम्बेसी चेकलिस्ट, तो कॉलेज की चेकलिस्ट के हिसाब से या यूनिवर्सिटी की चेकलिस्ट के हिसाब से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और आइल्स, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, आइल्स या पीटी वेव ऑफ है। वेव ऑफ है, वेव ऑफ का मतलब आप ना दिखाओ भले ही। वो कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एज पर द एम्बेसी, ये पर्टिकुलर कॉलेज जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 में है उनको फुल्ली ऑथराइज है, वो अगर बच्चे से सेटिस्फाई है तो विदाउट आइल्स विदाउट फंड भी बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। बट फाइनल अथॉरिटी अगेन एम्बेसी के पास है, दे माइट चेक, वो चेक कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, उनको भी ये पता है कि हो सकता है कोई गड़बड़ यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने कर दी, एक नॉन जीटी स्टूडेंट ना आ जाए, तो वो सारी की सारी चीजें चेक करके ही फाइल एम्बेसी में जाती है। अगर आपने विदाउट आइल्स विदाउट फंड्स लगाई है फाइल, अगर कॉलेज आपका
आपसे सेटिस्फाई है जी तो आपकी फाइल जब एम्बेसी में जाएगी तो एम्बेसी कैन चेक, वो चेक कर सकते हैं, वो वीजा भी दे सकते हैं, वो स्टूडेंट का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, वो स्टूडेंट का इंटरव्यू लेकर ये भी चेक कर सकते हैं कि बच्चा रियली में जो उसकी आईएलटीएस या पीटी वे ऑफ करी है स्टूडेंट डिजर्व करता है या नहीं करता है। इंग्लिश एबिलिटी ही चेक की जी फंडिंग भी चेक होगी, जीटी भी चेक होगा। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा वो स्टूडेंट जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या इसको असेसमेंट लेवल 1 और असेसमेंट लेवल 2 में एडमिशन जिस बच्चे ने कराया है, तो एज पर द कॉलेज की चेकलिस्ट आपको फाइनेंशियल और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी आपको नहीं दिखानी है, वो आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को सेटिस्फाई करना है। बट कीप इन माइंड हर एक यूनिवर्सिटीज, हर एक कॉलेज आपको फंड जरूर मांगेगी आपसे, क्योंकि उनको भी अपना उनके ऊपर भी तलवार है। वो नहीं चाहते कि उनकी रेपुटेशन डाउन हो इमिग्रेशन के सामने, वो 1 से 2 पे या 1 से 3 पे आ जाएं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो भी जेन्युइन चीजें करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी अगेन, अगर आप एक्सेप्शनली आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप कॉलेज को या यूनिवर्सिटीज को सेटिस्फाई कर देते हो विदाउट आइल्स में कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आपका एडमिशन हो सकता है। बट अगेन इट इज एक्सेप्शनली। जी ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ BC ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈटर नहीं मिल रहा? कि टाई-अप्स का फर्क रहेगा? नहीं, ये देखना होगा ना कि किस कॉलेज के पास सीटें हैं। ठीक है, मे बी जो कॉलेज मेरे पास ना हो वो कॉलेज दूसरे के पास हो, ठीक है, या उसके पास ना हो मेरे पास हो, कॉलेज की मुझे मेल आ गई कि इसमें सीटें भी हैं। तो ये थोड़ी चीजें होती हैं, बट इट डज नॉट मीन कि भाई मे बी जिस कॉलेज में बच्चे ने अप्लाई कर रखा है वहाँ पे भीड़ ही बहुत ज्यादा हो, पहले ही बच्चों ने बहुत ज्यादा अप्लाई कर लियो। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।